पहला एरिया है हमारा सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। स्टूडेंट, एक चार्जेबल पर्सन चार्जेबल एसेट्स की जब डिस्पोजल करते हैं, एक चार्जेबल पर्सन चार्जेबल एसेट्स की जब डिस्पोजल करते हैं और ये तीनों कंडीशंस पूरी होने के बाद एक चार्जेबल पर्सन होना चाहिए, वो चार्जेबल एसेट्स की करे डिस्पोजल। जब ये तीनों कंडीशंस हो जाएं पूरी और उस डिस्पोजल के ऊपर इस बंदे को हो कैपिटल गेन मींस प्रॉफिट, उस कैपिटल गेन पे जो टैक्स है उसको बोलते हैं सीजीटी। एक चार्जेबल पर्सन जब चार्जेबल एसेट्स को सेल करेगा और उसको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे जो वो टैक्स देगा उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अब इन्हीं टर्म्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं चार्जेबल पर्सन। स्टूडेंट्स, चार्जेबल पर्सन दो तरह के होते हैं। नंबर वन, यूके रेजिडेंट। यूके रेजिडेंट के रूल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। फॉर द टाइम बीइंग हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर एक बंदा यूके रेजिडेंट है, अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट है तो वो यूके सीजीटी पे करेगा ऑन सेल ऑफ यूके एंड ओवरसीज एसेट्स। अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट है, वो अपने यूके एसेट्स को सेल करेगा तो भी यूके में सीजीटी पे करेगा। वो बंदा अपने ओवरसीज एसेट्स को सेल करेगा तो भी यूके में सीजीटी पे करेगा। ये बात हम कर रहे हैं यूके रेजिडेंट पर्सन की। सो यूके रेजिडेंट पर्सन के लिए यूके एसेट्स भी चार्जेबल हैं और ओवरसीज एसेट्स भी चार्जेबल हैं। ठीक है, अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट है तो उसके लिए यूके एसेट्स ओवरसीज एसेट्स दोनों में से कोई भी सेल करेगा वो यूके में सीजीटी पे करेगा। लेकिन अगर एक बंदा नॉन यूके रेजिडेंट है तो उस बंदे के लिए जो ओवरसीज एसेट्स हैं वो एग्जेम्प्ट है सारे के सारे। ओवरसीज मींस यूके से जो बाहर के एसेट्स हैं वो सारे के सारे उस बंदे के लिए एग्जेम्प्ट हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यूके एसेट्स की, तो यूके के अंदर अगर तो है उसकी प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आती है। तो अगर तो यूके एसेट्स की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, प्रॉपर्टी के अलावा जो अदर एसेट्स हैं वो एग्जेम्प्ट है।
ओके। अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के लिए सारे के सारे एसेट्स टैक्सेबल हैं, हाँ वो यूके में है या ओवरसीज। अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट नहीं है तो उसके ओवरसीज एसेट्स तो एग्जेम्प्ट है। जबकि यूके के एसेट्स को हम देखेंगे कि यूके के एसेट्स, यूके में उसके कौन से एसेट्स हैं। अगर यूके के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है तो फिर तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के अलावा कोई एसेट है, शेयर्स हैं या कोई एंटीक एसेट्स हैं, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, ज्वेलरी है, तो वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये पहली टर्म थी चार्जेबल पर्सन। चार्जेबल पर्सन दो तरह के होते हैं, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है चार्जेबल एसेट। स्टूडेंट्स, एक लिस्ट टैक्स लॉ ने प्रोवाइड की हुई है एग्जेम्प्ट एसेट्स की। एक लिस्ट अवेलेबल है जो टैक्स लॉ ने दी हुई है हमें कि ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये एग्जेम्प्ट एसेट्स हैं। ये आप लोगों ने मेमोराइज करने। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चार्जेबल एसेट्स कौन कौन से हैं। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट एसेट्स। सारे के सारे जो एसेट्स हैं, सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो चार्जेबल हैं, सिवाय उनके जो टैक्स लॉ कहता है कि ये भाई एग्जेम्प्ट है। मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट है तो उसके लिए यूके के सारे एसेट्स भी चार्जेबल हैं और ओवरसीज एसेट्स भी सारे के सारे क्या हैं, चार्जेबल हैं। अब हम उस चार्जेबल को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर एक बंदा यूके का रेजिडेंट है तो ठीक है जी, उसके लिए यूके एसेट्स भी सारे के सारे चार्जेबल हैं, ओवरसीज एसेट्स भी सारे के सारे चार्जेबल हैं। बट उसके अंदर भी अगर हम डिटेल में जाएं चार्जेबल एसेट्स की, तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो टैक्स लॉ ने हमें बताए हुए हैं कि ये भाई एग्जेम्प्ट है। सो ये एग्जेम्प्ट एसेट्स की लिस्ट हमने याद करनी है, उनके अलावा बाकी सारे के सारे चार्जेबल। सो इसमें आप लोगों ने जो बेसिक याद रखने वाले हैं, नंबर वन करंट एसेट्स। इस तरह मैंने आपको बताया कि जो सीजीटी है ये एप्लीकेबल ही है नॉन करंट एसेट्स में। सो जो करंट एसेट्स हैं, आपके पास कोई कैश पड़ा है, कोई फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, या आपके पास कोई रिसीवेबल्स हैं, कोई इन्वेंट्री है, सो करंट एसेट्स सारे के सारे आपके एग्जेम्प्ट है। सेकेंडली, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डेट्स। कोई भी आप लोगों ने डेट इन्वेस्टमेंट की है, अब डेट्स के अंदर कोई भी आपने बॉन्ड्स परचेज किए, टाइप ऑफ डेट है। कोई आप लोगों ने सर्टिफिकेट परचेज किया किसी किस्म के, उसको भी डेट बोलते हैं। आप लोगों ने कोई लोन नोट्स परचेज किए हैं, वो भी डेट की टाइप है। आप लोगों ने कोई डिबेंचर्स परचेज किए हैं, वो भी है। मेनली जो टैक्स लॉ के अंदर टर्म यूज होती है डेट के लिए, वो होती है क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्यूसीबी। सो वो बॉन्ड्स ही होते हैं। ओके। सो कोई भी टाइप ऑफ डेट है, ये सारे के सारे एग्जाम्प्ट है। थर्ड वन, कार्स एग्जाम्प्ट। कार्स का मतलब याद रखिएगा, सिर्फ कार का मतलब सिर्फ कार है।
कार में वैन्स नहीं आएंगी, कार के अंदर ट्रक्स नहीं आएंगी, बसेस नहीं आएंगी, ठीक है। तो कार्स के अंदर सिर्फ कार्स आएंगी। तो कार सारी की सारी एग्जाम। सो ये तीन मेनली आप लोगों ने माइंड में रखने, करंट एसेट्स, डेट्स, कार्स। बाकी रीड कर लेते हैं। मोटर कार्स, हर तरह की जो कार्स हैं वो एग्जाम्प्ट है। नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट डेट की टाइप है, एग्जाम्प्ट है। कैश, डेटर, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। डेकोरेशंस अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी, कोई मेडल शेडल मिल गया आपको, उसको बेच दोगे तो टैक्स नहीं है। डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरी, कोई इंश्योरेंस कंपनी से कहीं से भी पर्सनल इंजरी के अगेंस्ट आपको पैसे मिले हैं, एग्जाम्प्ट है। शेयर्स इन वीसीटी, वीसीटी स्टैंड फॉर वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह कंपनीज के लिए एक स्कीम है जिसको बोलते हैं वीसीटी, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। सो वो कंपनीज जो वीसीटी में रजिस्टर्ड हैं, उनके शेयर्स एग्जाम्प्ट होते हैं। ओके, दोबारा सुन लें। स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कंपनीज के लिए एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं वीसीटी, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। अगर कोई कंपनी वीसीटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो इसके शेयर्स आप परचेज करेंगे तो उस पे कल को जब आप उसको सेल करेंगे, उस पे जब जितना भी प्रॉफिट होगा वो टोटली एग्जेम्प्ट है। एंडोमेंट पॉलिसी प्रोसीड्स, ये एक फंड होता है नॉर्मली एम्प्लॉइज के लिए। सो एंडोमेंट फंड से जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। फॉरेन करेंसी फॉर प्राइवेट यूज, एग्जाम्प्ट। वर्क ऑफ आर्ट फॉर नेशनल यूज, आप किसी हीरो वगैरह को, पोर्ट्रेट वगैरह को बनाते हैं या कोई इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं तो एग्जाम्प्ट है। जिल्टेड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज is a type of debt as well. So debts and securities किसी भी तरह की हैं तो एग्जाम्प्ट है। लोन नोट्स, बॉन्ड्स, सम चैटल्स। स्टूडेंट्स ये टॉपिक हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ चैटल्स हैं जो एग्जाम्प्ट होते हैं, कुछ चैटल्स जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं। चैटल्स होते क्या हैं, ये सारा कुछ चैटल के ऊपर आगे चल के डिटेल टॉपिक आएगा एक। सो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे कि चैटल्स के अंदर क्या क्या आता है, चैटल किसे कहते हैं, कौन से चैटल्स हैं जो टैक्सेबल होते हैं और कौन से चैटल्स हैं जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं। लेकिन याद रखें, सम चैटल्स आर एग्जाम्प्ट एंड सम आर टैक्सेबल। इन्वेस्टमेंट इन आईएसए, आईएसए स्टैंड फॉर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। ओके, सो ये एक बैंक अकाउंट है, इससे किसी भी किस्म का कोई भी रिटर्न आपको आएगा, इनकम की फॉर्म में आएगा या कैपिटल गेन की फॉर्म में आएगा, ये एक सिंपल सेविंग अकाउंट है। ओके, सो अगर आपको इस इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से कोई रिटर्न आएगा किसी भी फॉर्म में तो टोटली एग्जाम्प्ट होगा। प्राइजिंग एंड बैटिंग विनिंग, बैटिंग यूके में अलाउ भी है, जीत जाए तो टैक्स भी नहीं है। सो ये एक लिस्ट है एग्जाम्प्ट एसेट्स की जो कि आपने मेमोराइज करनी है। इन एसेट्स के अलावा बाकी सारे के सारे जो एसेट्स हैं उसको हम बोलते हैं चार्जेबल एसेट्स। सो पहली पहली टर्म थी हमारे पास चार्जेबल पर्सन की, सेकंड टर्म हमने डिस्कस की चार्जेबल एसेट की, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है डिस्पोजल की। स्टूडेंट्स, डिस्पोजल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट। डिस्पोजल जस्ट सेल को नहीं कहते, ट्रांसफर ऑफ एसेट। किसी भी तरह से एसेट ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम डिस्पोजल कहते हैं। किसी भी तरह से एसेट अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पोजल। एग्जांपल्स, ऑब्वियसली पहली तो कॉमन एग्जांपल है सेल, सेकंड एग्जांपल है गिफ्ट। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो टैक्स लॉ कहता है जी इसको सेल एट मार्केट वैल्यू कंसिडर करो। ओके, सो गिफ्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हमें तो मार्केट रेट के मुताबिक टैक्स चाहिए। सो यूके में अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं
तो गिफ्ट्स आर अज्यूम्ड टू बी सेल एट मार्केट वैल्यू। सो जो उस एसेट की मार्केट वैल्यू होएगी वो आपके लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगी, और आप उसमें से अपनी कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर आप टैक्स देंगे। सो जो रूल गिफ्ट पे अप्लाई होते हैं सेम गोज फॉर सेल एट अंडर वैल्यू। जो रूल गिफ्ट के लिए, सेल एट अंडर वैल्यू को भी गिफ्ट ही कहते हैं, याद रखिएगा, सेल एट अंडर वैल्यू। आप 10,000 का एसेट किसी को सेल कर देते हैं 8,000 में, इसका मतलब ये है कि 2,000 का गिफ्ट एलिमेंट तो फिर भी आ गया। ओके, सो सेल एट अंडर वैल्यू भी गिफ्ट ही कहलाती है। उस केस के अंदर भी आप सेलिंग प्राइस जो लेंगे वो मार्केट वैल्यू लेंगे। 10,000 का एसेट है, आपने उसको सेल किया कितने का, 8,000 का। सो हम 8,000 को इग्नोर करेंगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे, और जो एसेट की मार्केट वैल्यू होएगी वही हम एज अ सेलिंग प्राइस यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। स्टूडेंट्स, थेफ्ट और स्टोलन, डैमेज और डिस्ट्रॉय, सो इन केसेस के अंदर भी अगर थेफ्ट या एसेट जो है वो चोरी हो गया है तो इस केस के अंदर भी एसेट तो ट्रांसफर हो गया। सो किसी भी तरह से एसेट ट्रांसफर हो, सीजीटी इम्प्लीकेशंस आएंगी। लेकिन थेफ्ट, स्टोलन, डैमेज और डिस्ट्रक्शन के केसेस के अंदर ये गेन लॉस की कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है इंश्योरेंस को भी। ओके, सो क्या ये एसेट इंश्योर्ड था या नहीं था, क्या इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिले हैं या नहीं मिले। सो यहाँ पे एसेट के इंश्योरेंस के केसेस भी आ जाते हैं, तो इस वजह से एसेट डैमेज, डिस्ट्रॉयड या थेफ्ट वगैरह के जो केसेस हैं वो उसके डिटेल्ड रूल्स है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो बात मैं ये समझा रहा हूँ कि डिस्पोजल कहते हैं एसेट के ट्रांसफर होने को, और एसेट जस्ट सेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता। एसेट ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि एसेट आपसे ट्रांसफर हो रहा है। ये ऐसे ट्रांसफर हो सकता है सेल के थ्रू, ये ऐसे ट्रांसफर हो सकता है गिफ्ट के थ्रू, ये ऐसे ट्रांसफर हो सकता है थेफ्ट के थ्रू, ये आपसे जो है ना मिसप्लेस हो सकता है, एसेट डैमेज हो सकता है, एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये सब केसेस में एसेट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हर एक केस के अंदर गेन लॉस की कैलकुलेशन डिफरेंट है, बट इन सब केसेस के अंदर सीजीटी इम्प्लीकेशंस आएंगी। सीजीटी की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इन सभी केसेस में आएंगी। सो ये हैं कुछ एग्जांपल्स डिस्पोजल की। सो सेकेंडली, डेट ऑफ डिस्पोजल। स्टूडेंट्स, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि बायर सेलर दोनों बैठे, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करें, सेलिंग प्राइस डिसाइड करें, और एसेट सेल हो जाए। सो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो कोई मसला नहीं है, जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होएगी वही डेट ऑफ सेल होगी। सो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम डेट ऑफ डिस्पोजल या डेट ऑफ सेल। इस केस के अंदर डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डेट ऑफ डिस्पोजल। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में काफी सारी कंडीशंस अटैच होती हैं,
अगर ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होगा, और जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होगा उस डेट के ऊपर दैट डेट विल बी डेट ऑफ सेल। तो इस केस के अंदर वो डेट when all conditions are satisfied। वो डेट जिस डेट के ऊपर सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, दैट डेट विल बी डेट ऑफ डिस्पोजल। सो दीज आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट टर्म जो डिस्पोजल से रिलेटेड है वो है डिस्पोजल प्रोसीड्स। स्टूडेंट्स, डिस्पोजल प्रोसीड्स के हमने पहले ही बात कर चुके हैं। अगर तो हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं एट मार्केट वैल्यू, अगर हम कोई आर्म्स लेंथ पे सेल कर रहे हैं, मार्केट रेट पे सेल कर रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। डिस्पोजल प्रोसीड विल बी योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर आप मार्केट रेट पे कोई एसेट सेल कर रहे हो तो जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स है। सेकेंडली, अगर आप एसेट गिफ्ट कर रहे हैं या सेल एट अंडर वैल्यू कर रहे हैं, उस केस इन दोनों केसेस में डिस्पोजल प्रोसीड बनेगी मार्केट वैल्यू। और फाइनली, अगर एसेट चोरी हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, स्टूडेंट्स डैमेज और डिस्ट्रॉय में डिफरेंस ये है, डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि एसेट 100% एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आप उस एसेट को अब रीस्टोर नहीं कर सकते, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। और डैमेज का मतलब ये है कि एसेट का एक या दो पार्ट्स या पोर्शन डैमेज हुआ है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। तो अगर रीस्टोर हो सकता है तो उसको डैमेज कहते हैं, और अगर एसेट रीस्टोर नहीं हो सकता तो उसको डिस्ट्रॉय कहते हैं। सो इन केसेस के अंदर स्पेशल रूल्स हैं। अगर एसेट डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया, सो इन केसेस के अंदर स्पेशल रूल्स हैं जो कि हम आगे चल के कवर करेंगे। There are special rules which will be covered later on in this chapter. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्पोजल से रिलेटेड है। डिस्पोजल की एग्जांपल्स क्या हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या होगी, डिस्पोजल प्रोसीड्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगी। सो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली। वापस आते हैं जहाँ से हमने बात शुरू की थी। सीजीटी कब अराइज होता है? जब एक चार्जेबल पर्सन, वो हम डिस्कस कर चुके, चार्जेबल पर्सन किसे कहते हैं, चार्जेबल एसेट्स भी हम डिस्कस कर चुके, और डिस्पोजल भी हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, डिस्पोजल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम अगर ये तीनों स्टेप्स पूरे हो जाएं, एक चार्जेबल पर्सन चार्जेबल एसेट्स को ट्रांसफर करे, डिस्पोज ऑफ करे, नेक्स्ट स्टेप के उसको हो कैपिटल गेन। जब वो अगर एक बंदा एसेट्स को सेल करता है और उसको कैपिटल गेन भी हो साथ में, उस पे जो टैक्स है उसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपिटल गेन। स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल।
सेलिंग प्राइस में से सारी की सारी कॉस्ट को माइनस कर दो, आपका गेन लॉस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में से सारी की सारी कॉस्ट को आप लोग माइनस कर दें, गेन लॉस आ जाएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। एक बिल्डिंग हमने परचेज की 100,000 की। उसके बाद परचेज करने के टाइम पे कुछ इंसिडेंटल कॉस्ट आ गई। स्टूडेंट्स, इंसिडेंटल कॉस्ट कहते हैं कि वो सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट्स जो कि सिर्फ इस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए इनकर हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल कॉस्ट। ओके, वो सारी की सारी कॉस्ट जो किसी एसेट की परचेज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उस एसेट की परचेज के लिए इनकर हो रही हैं, उन सारी की सारी कॉस्ट को हम बोलते हैं इंसिडेंटल कॉस्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो सकती है। प्रॉपर्टी आपने कोई परचेज करनी है, उसके लिए आपने एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो सकती है। कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह की कॉस्ट हो सकती है। प्रॉपर्टी एजेंट की फी या कमीशन हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी का टैक्स या कोई भी और टैक्स हो सकता है जो परचेज करने के टाइम पे आपने पे किया है। सो प्रॉपर्टी को परचेज करने के टाइम पे परचेज प्राइस के अलावा जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल कॉस्ट्स। सो परचेज के टाइम पे सपोज कर लेते हैं कि हमने इंसिडेंटल कॉस्ट इनकर की 5,000 की। उसके बाद इस बिल्डिंग के ऊपर हमने सपोज कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर ली। सो कैपिटल इम्प्रूवमेंट्स 15,000। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, परचेज की थी 100,000 की। परचेज करने के टाइम पे इंसिडेंटल कॉस्ट आई थी 5,000 की। उसके बाद इस बिल्डिंग पे कैपिटल इम्प्रूवमेंट्स हमने की 15,000 की। और अब हम इसको सेल करने जा रहे हैं 200,000 का। कुछ सालों के बाद हम इसको सेल करने जा रहे हैं 200,000 का। और जिस तरह परचेज के टाइम पे इंसिडेंटल कॉस्ट आ सकती है, इसी तरह सेल के टाइम पे भी इंसिडेंटल कॉस्ट आ सकती है। सो सेल के टाइम पे भी आपको हो सकता है कोई कमीशन देना पड़े प्रॉपर्टी एजेंट को, या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट बियर करनी पड़े, या आपको कोई एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बियर करनी पड़े। सो ये कोई ना कोई कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जिस तरह परचेज के टाइम पे आ सकती है, इसी तरह सेल के टाइम पे भी आ सकती है। सो सपोज ये आई 10,000। सो एसेट हमने सेल किया 200,000 का। ये हमारी सारी की सारी कॉस्ट्स हैं जो हम इनकर कर चुके हैं। सो इस तरह से हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा 30,000। सॉरी 70,000। सो हमारा कैपिटल गेन आ गया 70,000 का। दीज आर द मैक्सिमम आइटम्स विच वी कैन यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दी होगी तो आप लोगों ने गेन या लॉस की कैलकुलेशन कर ली। सो जो भी एसेट आप सेल करेंगे, हर एसेट का गेन लॉस आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। गेन लॉस की कैलकुलेशंस के अंदर कुछ स्पेशल रूल्स हैं, जिस तरह के डेथ ट्रांसफर्स। अगर किसी की डेथ के ऊपर एक एसेट ट्रांसफर होता है तो उस केस में गेन लॉस की क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, CGT is a lifetime tax. It is only applicable on those assets which are transferred during the life of an individual. Okay, so no CGT implications on those assets which are transferred after the death of an individual. So
फ्रॉम, अगर एक बंदे की डेथ हो गई है, उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसकी विल के मुताबिक बेनिफिशियरीज में। सो जो डिसीज्ड पर्सन होएगा, एसेट ट्रांसफर किसके हो रहे हैं, डिसीज्ड पर्सन के। सो अगर एक बंदे की डेथ हो गई, उसकी डेथ के टाइम पे उसकी एसेट्स जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो डिसीज्ड पर्सन के लिए नो सीजीटी इम्प्लीकेशंस। सीजीटी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है उन एसेट्स पे जो एक बंदा अपनी लाइफ में ट्रांसफर कर देगा। सो एक बंदे की डेथ के बाद अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके ऊपर कोई सीजीटी की इम्प्लीकेशंस नहीं होती। लेकिन जहां तक बात है बेनिफिशरीज की, जहां तक बात है बेनिफिशरीज की, सो बेनिफिशरीज की जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी प्रोबेट वैल्यू। और प्रोबेट वैल्यू बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन डेथ डेट। मार्केट वैल्यू at market value of the asset at death date of an individual. So for example, एक बंदे की डेथ होती है, वो अपना घर जो है वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देता है। सो डिसीज्ड पर्सन के लिए तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन, कोई सीजीटी इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी, लेकिन उसके बेटे के लिए कॉस्ट क्या बनेगी, फादर की डेथ डेट के ऊपर जो घर की मार्केट वैल्यू होगी वो बेटे के लिए कॉस्ट बन जाएगी। बेटा फ्यूचर के अंदर उस घर को जब भी सेल करेगा तो फादर की डेथ डेट के ऊपर जो उस घर की वैल्यू होगी उसको यूज करेगा एज अ कॉस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। सो ये रूल्स आपने याद रखने हैं डेथ ट्रांसफर्स के। डेथ ट्रांसफर्स के केस में डिसीज पर्सन के लिए कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं, बेनिफिशियरी के लिए भी इमीडिएट कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होंगी, लेकिन जो बेनिफिशियरीज होंगे उनकी कॉस्ट क्या बनेगी, प्रोबेट वैल्यू। प्रोबेट वैल्यू बोलते हैं किसी की डेथ पे अगर आपको कोई एसेट मिल रहा है तो उसकी डेथ के ऊपर जो उस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी वो बेनिफिशियरी के लिए कॉस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो है ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस। हस्बैंड वाइफ में कोई भी एसेट ट्रांसफर होगा वो कॉस्ट पे होगा। ओके, सो हस्बैंड वाइफ में हम हमेशा इग्नोर करेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हस्बैंड ने अगर वाइफ को कोई एसेट सेल भी किया है तो हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस को हमेशा इग्नोर करेंगे। डिस्पोजल प्रोसीड विल बी इक्वल टू योर कॉस्ट। जो आपकी कॉस्ट है वही आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो अगर आपकी कॉस्ट ही आपकी सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब ये है कि नो गेन नो लॉस। हस्बैंड ने अगर एक एसेट वाइफ को ट्रांसफर किया है तो हस्बैंड का कोई गेन या कोई लॉस नहीं आएगा। जो हस्बैंड की कॉस्ट होगी वही उसकी वाइफ की कॉस्ट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने परचेज किए थे एक कंपनी के शेयर्स जिनकी कॉस्ट थी 5000, सोल्ड टू वाइफ। उसने वाइफ को सेल कर दिए 7000 के, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू 11000। ओके, हस्बैंड ने एक कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे 5000 के, उसने उनको वाइफ को सेल कर दिया 7000 का, जबकि सेम डेट पे उनकी मार्केट वैल्यू थी 11000। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो चूंकि
ये ट्रांजैक्शन बिटवीन स्पाउस है, तो हस्बैंड के लिए नो गेन नो लॉस, सिंपल, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हस्बैंड के लिए कोई गेन कोई लॉस नहीं होगा। और अगर हम वाइफ की बात करते हैं, तो वाइफ ने ये एसेट परचेज किया है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस को हम इग्नोर करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांजैक्शन होगा ये। सो हस्बैंड की जो कॉस्ट है 5000, वही वाइफ की कॉस्ट बन जाएगी 5000। और फ्यूचर में वाइफ इस एसेट को जब भी सेल करेगी, सो कॉस्ट विल बी 5000 pounds फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। So these are the tax implications for transactions between husband and wife. What about capital loss? अगर एसेट्स को सेल करने पे हमें कैपिटल गेन आ रहा है और उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, सो कैपिटल लॉस आएगा तो उसके ऊपर हमें रिलीफ भी मिलता है। कैपिटल गेन्स होंगे, कैपिटल गेन्स होंगे तो उस पर टैक्स होगा, जबकि कैपिटल लॉस होगा तो उस पर रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस पे मूव करने से पहले हम सीजीटी का मेन परफॉर्मा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीजीटी का मेन परफॉर्मा है। फॉर एग्जांपल, हमने एक एसेट सेल किया और उसके ऊपर हमें गेन आ गया। इसी तरह अगर हमने एक एसेट सेल किया और उसके ऊपर हमें लॉस आ गया, पहला स्टेप है कि करंट ईयर के अंदर यूके में जो टैक्स ईयर है, याद रखिएगा, वो 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल होता है। यूके में जो टैक्स ईयर है वो होता है फ्रॉम 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। सीजीटी हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली, और यूके में जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल को। सो करंटली जो एग्जामिनेबल टैक्स ईयर है दैट इज 22-23। 6 अप्रैल 22 टू 5 अप्रैल 2023। सो ये हमारा करंटली एग्जामिनेबल टैक्स ईयर है। सो करंट टैक्स ईयर के अंदर हमने एसेट्स बेचे हैं जिनके ऊपर गेन आया है। सबसे पहले हम लोग गेन्स लिख लेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई एसेट्स बेचे हैं करंट ईयर में, उन पे लॉस आया है, उस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम जब नेट गेन आएगा, इस नेट गेन में से हम माइनस करेंगे एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट। एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट स्टूडेंट्स एक फिक्स रिलैक्सेशन है जो कि हर साल हर बंदे को मिलती है, और इसकी फिक्स अमाउंट है 12,300 पाउंड्स। सो 12,300 पाउंड्स की फिक्स एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग गेन्स होंगे उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस। लास्ट ईयर में अगर कोई लॉस अनयूज्ड है हमारा, तो वो हम यहाँ पे आके माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे टैक्सेबल गेन्स। ये वो गेन्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 21-22 का टैक्स ईयर है।
इसमें हम लोगों ने एसेट 1 सेल किया, उसके ऊपर हमें 100,000 का लॉस हो गया। इसी तरह हम लोगों ने एसेट 2 सेल किया, उसके ऊपर हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ। सो इसका मतलब ये है कि हमारा इस साल नेट लॉस है 40,000। ओके, सो अगर हमारा नेट लॉस है 40,000 का, तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, हमारी एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट वेस्ट हो जाएगी। एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट सिर्फ और सिर्फ तब डिडक्ट करते हैं हम लोग अगर हमारा कैपिटल गेन हो। अगर हमारा कैपिटल गेन नहीं है, जिस तरह यहाँ पे हमारा नेट लॉस है, सो हमारी जो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट है 12,300 की, वो वेस्ट हो जाएगी। ओके, सो अगर गेन होगा 4,000 का, एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट माइनस करेंगे मैक्सिमम 4,000। अगर गेन होगा 10,000 का, एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट माइनस करेंगे 10,000। लेकिन अगर लॉस है तो सारी की सारी एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट वेस्ट हो जाएगी। हाँ, ये लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर्स में एडजस्ट हो जाएगा। ये जो हमारा कैपिटल लॉस है ये वेस्ट नहीं होगा, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और फ्यूचर ईयर्स में हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टैक्स ईयर है हमारे पास 22-23। सो स्टूडेंट्स 22-23 टैक्स ईयर के अंदर वंस अगेन हमने एक एसेट सेल किया। इस एसेट का नाम है एसेट 3। सो एसेट 3 के ऊपर हमें गेन आया 45,000 का। हमने एक और एसेट सेल किया, उसके ऊपर हमें लॉस आया 20,000 का। सो यहाँ पे हमारा नेट गेन आ गया 25,000 का। सो यहाँ पे हम एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट माइनस करेंगे जो कि है 12,300। मुझे बताएं, रिमेनिंग अमाउंट बताइएगा मुझे। 25,000 माइनस 12,300। सो रिमेनिंग गेन है 12,700। यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे अपना ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस। अब हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस जो टोटल है वो है 40,000। लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट गेन अवेलेबल नहीं है। सो मैक्सिमम जो लॉस एडजस्ट हो सकता है वो 12,300 हो सकता है। सो रिमेनिंग लॉस जो है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर विच इज 23-24। So 40,000 minus 12,700। So 27,300 का जो रिमेनिंग लॉस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27,300 का जो रिमेनिंग लॉस होएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। सो बताना क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये करंट ईयर का लॉस है। करंट ईयर मींस ये 23-24 का लॉस है। जो सेम ईयर का लॉस है वो आपने एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट से पहले माइनस करना है। जो सेम ईयर का लॉस है वो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट से पहले माइनस करना है, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट के बाद माइनस करना है। ठीक, सेम ईयर का लॉस एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट से पहले डिडक्ट करेंगे, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट के बाद में माइनस करेंगे। और लॉस कभी भी वेस्ट नहीं होगा,
इनडेफिनेट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा जब तक आपका लॉस एडजस्ट नहीं हो जाता। डेथ ईयर कैपिटल लॉस, अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है, अब लॉस, क्योंकि बंदे की डेथ हो गई तो अब लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता, तब क्या करें? डेथ ईयर कैपिटल लॉस, याद रखिएगा एक बंदे की डेथ के बाद कभी भी सीजीटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें टैक्स ईयर की, सो करंटली जो एग्जामिनेबल टैक्स ईयर है दैट इज फ्रॉम 6 अप्रैल 2022 to 5th of April 2023. So this is basically 22-23 examinable tax year, and suppose individual died on 30th November 2022. So 30th November 2022 के बाद कोई भी सीजीटी की इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन इससे पहले तो है। If there is capital loss during this period, it is called death year capital loss. There are chances that this individual has sold certain assets during his life in the current tax year from 6th April 2022 to 30th November 2022. So अगर इस पीरियड में अगर उसने कोई एसेट सेल आउट किए हैं, उस पे तो सीजीटी लगेगा। सपोज इस ड्यूरेशन में जो उसने एसेट सेल किए हैं उसके ऊपर उसको जो कैपिटल लॉस आ गया है वो सपोज 90,000 का आ गया, इसको बोलेंगे डेथ ईयर कैपिटल लॉस। ओके, इस बंदे की डेथ हुई 30 नवंबर 2022 को, इस बंदे की डेथ डेट है 30 नवंबर 2022। सो इसका मतलब यह है कि इस बंदे का जो डेथ टैक्स ईयर है वो है 22-23। अगर डेथ टैक्स ईयर 22-23 है तो इस टैक्स ईयर में ये बंदा 6 अप्रैल 22 से 30 नवंबर 22 तक जिंदा था। उस पीरियड के अंदर जो इसने एसेट सेल किए हैं उनका गेन और लॉस हम नेट करेंगे। कुछ एसेट्स पे गेन होगा, कुछ एसेट्स पे लॉस होगा, उन गेन लॉसेस को हम नेट करेंगे। और अगर इस पीरियड का 6 अप्रैल 22 से 30 नवंबर 22 के पीरियड का जो नेट हमारा है वो नेट लॉस आ जाए तो उस कैपिटल लॉस को बोलते हैं डेथ ईयर कैपिटल लॉस। सपोज ये आ गया है 90,000। अब इस लॉस को हम स्टूडेंट्स कैरी फॉरवर्ड तो कर नहीं सकते क्योंकि इस इंडिविजुअल की डेथ हो गई है और फ्यूचर में तो इसके कोई कैपिटल गेन्स होंगे नहीं। उसके लिए एक स्पेशल रिलैक्सेशन है कि डेथ ईयर कैपिटल लॉसेस को हम पिछले 3 साल से डिडक्ट कर सकते हैं। इस इंडिविजुअल की जो डेथ हुई वो 22-23 टैक्स ईयर में हुई, तो प्रीवियस ईयर है हमारे पास 21-22, उससे प्रीवियस है 2021, उससे प्रीवियस है 1920। सो सबसे पहले इस डेथ ईयर कैपिटल लॉस को हम डिडक्ट करेंगे 21-22 के गेन से और इस साल की सारी कैलकुलेशंस रिवाइज हो जाएंगी। ओके, 21-22 में से जब हम लॉस माइनस करेंगे 21-22 का गेन रिवाइज हो जाएगा और जो टैक्स हमने एचएमआरसी को पे किया होगा वो हमें रिफंड मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम इस लॉस को माइनस करेंगे 21-22 से। अगर सफिशिएंट गेन्स नहीं है रिमेनिंग को हम माइनस करेंगे 2021 से। फिर भी अगर गेन लॉस बच गया है तो हम उसको माइनस करेंगे 1920 से। इसके बाद भी अगर लॉस बच जाता है तो स्टूडेंट्स वो लॉस हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर डेथ ईयर कैपिटल लॉस। उसको हम पिछले 3 सालों से डिडक्ट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड लाइफो बेसिस। Death year capital loss can be deducted from capital gain of previous 3 years
ऑन लाइफो बेसिस, और इस लॉस को भी आपने एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट के बाद माइनस करना है। ओके, प्रीवियस ईयर्स में से जब हम लॉस को माइनस करेंगे तो इस लॉस को भी आपने एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट के बाद माइनस करना है। एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसे ट्रांसफर हो सिबलिंग्स में या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, सो स्टूडेंट्स हस्बैंड वाइफ के अलावा सबके लिए सेम टैक्स इम्प्लीकेशंस। ओके, हस्बैंड वाइफ के अलावा सबके लिए सेम टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं कि आपको गेन लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा एट मार्केट रेट। स्टूडेंट्स यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। सो कैपिटल लॉस का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कैपिटल लॉस का नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है? सेम ईयर का लॉस एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट से पहले माइनस होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट के बाद माइनस होगा, और अगर हम डेथ ईयर कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो डेथ ईयर कैपिटल लॉस जो है वो पिछले 3 सालों से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है गेन लॉस की कैलकुलेशन से रिलेटेड, और लास्ट पॉइंट है हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू क्लेम। स्टूडेंट्स आपने एक एसेट परचेज किया, नॉर्मली ये टॉपिक रेलिवेंट है शेयर से, किसी भी एसेट पे ये टॉपिक एप्लीकेबल है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो रेलिवेंट एग्जांपल है वो है शेयर्स। आपने एक कंपनी के शेयर्स परचेज किए 15,000 के, आपको पता चला कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो आपने परचेज किए थे 15,000 के, सो लेकिन जो शेयर्स की कॉस्ट है 15,000, और आपको पता चला जी कि करंट मार्केट वैल्यू शेयर्स की या तो जीरो है या ऑलमोस्ट जीरो है। ओके, हम कह लेते हैं जी कि मैक्सिमम भी हुई तो 100 पाउंड होगी, और ये मेंशन है कि ये 100 पाउंड जो है ये आप अज्यूम करेंगे कि ये निग्लिजिबल है। एग्जाम में मैं 100 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नॉर्मली जीरो ही होती है। ठीक है, 3 से 4 अटेम्प्ट्स के अंदर ये आपको टेस्ट हो चुका है। सो एग्जाम में उसने क्या मेंशन किया होता है कि आपने एक कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और उन शेयर्स की वैल्यू जीरो हो गई है। ओके, सो या तो एग्जाम में जीरो लिखा होगा, या अगर एक एसेट आपने परचेज किया और उसकी वैल्यू बहुत माइनर रह गई है, तो माइनर वैल्यू को क्या आप नेग्लिजिबल कंसिडर करो या ना करो, उसने मेंशन किया होता है साथ, इसकी वैल्यू 100 पाउंड रह गई है और इट इज अज्यूम टू बी निग्लिजिबल। सो 15,000 के शेयर्स परचेज किए थे जिनकी वैल्यू अभी रह गई है ओनली 100 पाउंड। सो आप मुझे बताएं कि लॉस कितना है इस बंदे का। आपने 15,000 के शेयर्स परचेज किए थे जो कि रह गए हैं सिर्फ 100 पाउंड के, सो इस स्ट्रेट अवे इस बंदे का लॉस कितना है? कोई मुश्किल काम नहीं है कैलकुलेट करना। आपके 15,000 पाउंड के शेयर्स की वैल्यू जो है वो अभी रह गई है ओनली 100 पाउंड। सो 14,900 का लॉस है आपका स्ट्रेट अवे। सो यहाँ पे आप निग्लिजिबल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्लेम करेंगे
आपका कैपिटल लॉस आ जाएगा, एसेट आपने शेयर्स परचेज किए थे 15,000 के, करंट मार्केट वैल्यू उनकी रह गई है निग्लिजिबल, सो इट मींस देयर इज लॉस ऑफ 14,900 पाउंड्स। सो आप अपना लॉस क्लेम कर लेंगे और एसेट की कॉस्ट को अब आप 15,000 की जगह पे 100 पाउंड का रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, सो 15,000 के शेयर्स आ गए 100 पे, सो कॉस्ट को आप ले आएंगे 15,000 से ओनली 100 पाउंड पे, और आप अपना कैपिटल लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे जो कि है 14,900, और इसका आप करेंगे नॉर्मल ट्रीटमेंट। नॉर्मल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? आप इसको करंट ईयर के नॉर्मल लॉसेस की तरह ट्रीट करेंगे। ये आपका करंट ईयर है, इसको आप एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट से पहले माइनस करवाएंगे। ओके, इसको इन सिंपल वर्ड्स इसको नॉर्मल लॉस की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, कोई स्पेशल रूल या स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसका। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास निग्लिजिबल वैल्यू क्लेम और कैपिटल लॉस। सो ये डिफरेंट केसेस थे गेन लॉस की कैलकुलेशंस के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। नॉर्मल नॉर्मल कैपिटल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, डेथ ईयर का क्या होता है, निग्लिजिबल वैल्यू क्लेम में क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया हमारा मेन परफॉर्मा। इस मेन परफॉर्मा के अंदर हम लोग गेन लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट डिडक्ट करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये वाला वो गेन है जिसपे हम लोगों ने टैक्स पे करना है। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है कैलकुलेशन टैक्सेबल गेन की। सो नेक्स्ट लेक्चर पे में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में टैक्सेबल गेन से हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टैक्सेबल गेन से आगे चलेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, और उसके बाद जो बाकी सीजीटी के एरियाज हैं फिर वो कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो जरूर पूछें।